प्यारे बच्चों, एक बार आप सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए बच्चों, आप लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी ज्योग्राफी का जो सिलेबस है उसे आप पूरा कर रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे अध्याय 20 ट्रांसपोर्ट के बारे में। इसमें आप लोग पढ़ेंगे भारत के परिवहन तंत्र के बारे में। सबसे पहले दो शब्दों में हम ये जानेंगे कि परिवहन क्या होता है। कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है कि परिवहन किसे कहते हैं। तो परिवहन गमनागमन का वह साधन है, एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, यात्रियों और पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जाता है। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो परिवहन गमनागमन का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों को यानी कि यात्रियों को, वस्तुओं को, पदार्थों को और विभिन्न प्रकार के सामान या मालों को भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जाता है, अथवा वस्तुओं को ढोया जाता है, माल को लाया और ले जाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों परिवहन के महत्व के बारे में। देखा जाए कि परिवहन का क्या महत्व है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी देश के औद्योगिक और कृषि विकास के लिए परिवहन का होना अति आवश्यक है। दूसरी बात हम ये देखें कि जिस प्रकार से हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं का महत्व होता है कि रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर में रुधिर को धमनियों तक वाहिकाओं के द्वारा रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में लाया ले जाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से परिवहन के साधनों के द्वारा किसी भी देश के अंदर विभिन्न वस्तुओं को, पदार्थों को और यात्रियों को एक स्थान से लाया व ले जाया जाता है। इसी बात को आगे हम विस्तृत रूप से पढ़ते हुए ये जान सकते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो भारत देश है वो काफ़ी लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की बात यदि हम करें तो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर बात करें तो 2933 किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई में फैला हुआ है। और इसी लंबाई चौड़ाई की वजह से आप लोगों ने देखा है कि भारत में अनेक प्रकार की विविधताएं देखने को मिलती हैं, जिन्हें हम सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विभिन्नताओं के रूप में पढ़ते हैं। तो इन सभी प्रकार की विविधताओं के बावजूद भी यदि पूरे इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का यदि कार्य किया है तो वो किया है बच्चों परिवहन के साधनों ने। जैसा कि आज हम देखते हैं, आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे भी कि जैसे उत्तर दक्षिण को मिलाने वाला उत्तर दक्षिण गलियारा, इसी प्रकार से पश्चिम पूर्वी देशों क्षेत्रों को परस्पर मिलाने वाला या जोड़ने वाला आपका पूर्व पश्चिम गलियारा के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण देश को उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर जोड़ने वाला जो परिवहन तंत्र का विकास है उसमें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं गलियारा परियोजना, अर्थात सड़क परियोजना के तहत। इसी प्रकार से देश के उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में रेल मार्गों का भी सघन जाल बिछा हुआ है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक
राजनीतिक विविधताओं के बावजूद भी देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो विशिष्ट कार्य किया है वो परिवहन के ने किया है। इस प्रकार से परिवहन का बहुत बड़ा महत्व है। इसके अलावा भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में कृषि उत्पादों को और विभिन्न प्रकार के मशीनरी, औजार वगैरह, दवाइयाँ, उर्वरक आदि को लाने ले जाने के लिए भी परिवहन का बहुत बड़ा महत्व रहा है। अब हम बात करते हैं बच्चों परिवहन की विधाओं के बारे में, यानी कि परिवहन के कितने प्रकार हैं, कितने रूप हैं। तो सामान्यतः देखा जाए बच्चों तो गमनागमन का जो ये कार्य है वो मुख्य रूप से 3 रूपों में होता है, अर्थात परिवहन की 3 विधाएं होती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल परिवहन, सेकंड जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। इस प्रकार से परिवहन की 3 विधाएं हैं, 3 रूप हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। इसके अलावा सबसे पहले हम स्थल परिवहन की बात करें तो स्थल परिवहन के 3 रूप होते हैं, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइनें। इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की यदि बात की जाए तो स्थल परिवहन 3 रूपों में संपन्न होता है, सड़क मार्ग के द्वारा, रेल मार्ग के द्वारा और पाइपलाइन के द्वारा। इसके बाद दूसरा जो जल परिवहन है ये भी 2 रूपों में है, एक आंतरिक जल परिवहन और एक बाह्य जल परिवहन, जिसको हम समुद्री जल परिवहन भी या महासागरीय जल परिवहन भी कहते हैं। तीसरा जो रूप है आपका वायु परिवहन, यानी कि विशेष प्रकार की जो सेवाएं हैं, जैसे कीमती सामान है, शीघ्र खराब होने वाली वस्तु, दूध, मांस, हरी सब्जियां, फल आदि, और कीमती या मूल्यवान आभूषण, ऐसे पदार्थों को, और इसके अलावा ऐसे पदार्थ और सेवाएं जिनके लिए समय का बड़ा महत्व होता है, ऐसी वस्तुओं को भी मुख्यतः वायु परिवहन के द्वारा लाया ले जाया जाता है। वायु मार्ग का जो कार्य है मुख्यतः 2 रूपों में होता है, एक देश से बाहरी देशों के लिए वायु सेवाएं और दूसरा देश के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली वायु सेवाएं। इस आधार पर इसके 2 रूप मिलते हैं बच्चों, एक होता है अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं और एक होता है राष्ट्रीय वायु सेवाएं। इस प्रकार से आप लोग इस चैप्टर में वायु परिवहन की विभिन्न विधाएं पढ़ेंगे, परिवहन के विभिन्न रूपों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि परिवहन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों इसमें विभिन्न कारक हैं, जैसे एक आपका कारक आता है भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, है ना, इसके अलावा आर्थिक कारक, है ना, आर्थिक कारक और सुरक्षात्मक कारक। इस प्रकार से परिवहन विधाओं को या परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो मुख्यतः 5 कारक माने गए हैं। सबसे पहले भौतिक कारक की अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं 50% से जो अधिक रेल मार्ग हैं उनका विकास भारत के उत्तरी क्षेत्र में यानी कि मैदानी क्षेत्र में हुआ है, और कच्ची सड़क सर्वाधिक मैदानी भाग में मिलती हैं। इस प्रकार से सबसे अधिक रेल मार्ग और सड़क मार्ग का जो विकास हुआ है वो भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में या भारत के उत्तर भाग में हुआ है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसके अलावा भारत के जो पठारी क्षेत्र हैं या भारत के मरुस्थलीय प्रदेश हैं, इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम परिवहन के साधनों का विकास हुआ है।
इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण कारक आता है सांस्कृतिक कारक, यानी कि देश की जो सबसे अधिक आबादी है वो भारत के मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसके अलावा भारत के जो पश्चिमी रेगिस्तानी क्षेत्र हैं, मरुस्थलीय प्रदेश हैं, इनमें अपेक्षाकृत कम आबादी पाई जाती है या कम लोग निवास करते हैं। इसी प्रकार से भारत के जो पूर्वोत्तर सघन जंगली क्षेत्र है, सघन वनों से आच्छादित क्षेत्र है, इस भाग में भी अपेक्षाकृत कम रेल मार्गों का या कम परिवहन तंत्र का विकास हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के जिस हिस्से में, भारत के जिस भाग में सघन आबादी पाई जाती है, अधिक लोग निवास करते हैं, अधिक भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में उन लोगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए सबसे अधिक ट्रांसपोर्ट का विकास हुआ है। तो भौतिक कारक के साथ साथ सांस्कृतिक कारक भी परिवहन के तंत्र को, उसके विकास को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आर्थिक कारक। आर्थिक कारक का मतलब है बच्चों कि भारत के जिन भागों में औद्योगिकरण का अधिक विकास हुआ है या ऐसे क्षेत्र जिनमें अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं, जैसा कि अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि मुख्य रूप से भारत का जो पठारी क्षेत्र है, और ये पठारी क्षेत्र मूलतः खनिजों का भंडार है और खनिजों की प्रचुरता के कारण इन खनिजों का अत्यधिक मात्रा में विदोहन होता है, और यही कारण है कि अधिकांश खनिजों की प्राप्ति वाले क्षेत्रों में भारत के अंदर विभिन्न उद्योगों का भी विकास हुआ है। तो अतः ऐसे औद्योगिक और खनिज प्रधानता वाले क्षेत्रों में अधिक परिवहन के साधनों का विकास हुआ है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ऐसे औद्योगिक क्षेत्र और नगरीकरण क्षेत्र, खनिज प्रचुरता वाले क्षेत्र अधिक रूप से परिवहन विकास के लिए माने गए हैं, अर्थात इन क्षेत्रों में अत्यधिक परिवहन का विकास हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों सुरक्षात्मक कारक। जैसे आपके भारत के समीपवर्ती जो क्षेत्र हैं, सीमा क्षेत्र हैं, इन सीमा क्षेत्रों में सीमा सुरक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न युद्ध सामग्री, सैन्य शिविर आदि के लिए भी भारत के कुछ क्षेत्रों में सुरक्षात्मक दृष्टि से, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन तंत्र का भी विकास किया गया है या परिवहन तंत्र का विकास हुआ है। ठीक इसी प्रकार से सरकारी नीतियों के द्वारा भी, सरकारी नीतियां भी परिवहन तंत्र के विकास को प्रभावित करती हैं। इस प्रकार से भारत में परिवहन तंत्र को, उसके विकास को प्रभावित करने वाले ये कुछ कारक हैं, जिसमें आपने पढ़ा भौतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक, सुरक्षात्मक संबंधी कारक और राजनीतिक कारक। तो इस प्रकार से बच्चों आपने देखा कि परिवहन क्या होता है, परिवहन की विधाएं और परिवहन की तंत्र के विकास को प्रभावित करने वाले कारक। इसके बाद अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे स्थल परिवहन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं का जो संचालन है वो स्थल मार्ग के द्वारा होता है। दूसरी बात, स्थल मार्ग में जो परिवहन तंत्र का विकास है या स्थल पर जो परिवहन का विकास है वो 3 रूपों में हुआ है। सबसे पहले सड़क परिवहन के रूप में, रेल परिवहन के रूप में और पाइपलाइन परिवहन के रूप में। सबसे पहले हम सड़क परिवहन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए अपेक्षाकृत परिवहन की ये सबसे महत्वपूर्ण विधा है, और भारत जैसे विकासशील देश में सर्वाधिक रूप से सड़क परिवहन का ही विकास हुआ है। सड़क परिवहन के रूप में अगर देखा जाए तो सबसे पहले भारत में जो आप लोगों ने सिंधु सभ्यता के अंतर्गत देखा होगा
कि सिंधु सभ्यता के दौरान 2 नगरों की जो खुदाई की गई थी, जिसमें एक आपका नगर आता है हड़प्पा और एक आपका आता है मोहनजोदड़ो। इन नगरीय क्षेत्रों में जो खुदाई की गई थी, उस खुदाई के द्वारा भी हमें सड़कों के अवशेष मिले हैं। सड़कों के विकास की जानकारी प्राप्त होती है कि भारत में कितने समय पहले से ही, अर्थात लगभग 5000 से 8000 वर्ष पूर्व भारत में सड़कें पक्की थी, अर्थात पक्की सड़कों का निर्माण हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी पाटलिपुत्र को उत्तर पश्चिमी सीमांत से जोड़ने के लिए सड़कों का विकास किया है। इस प्रकार से हम लोग ऐतिहासिक रूप से या ऐतिहासिक दृष्टि से भी देख सकते हैं कि भारत में किस प्रकार से सड़कों का विकास हुआ है। वास्तव में देखा जाए तो सम्राट अशोक ने भी सड़कों के विस्तार के बारे में काफ़ी कुछ कार्य किए। और इसके बाद अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी के द्वारा, शेरशाह सूरी ने भी सबसे पहले भारत में सड़कों के विकास के कदम उठाए और इसमें उन्होंने सबसे पहले एक रोड बनवाया, एक शाही राजमार्ग बनवाया, जिसको हम जीटी रोड कहते हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड। वास्तव में देखा जाए तो सबसे पहले शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य में गंगा डेल्टाई क्षेत्र से लेकर के और सिंधु के क्षेत्र तक एक शाही राजमार्ग बनवाया। और क्योंकि उसका जो साम्राज्य का विस्तार था वो काफ़ी क्षेत्र में फैला हुआ था और इस साम्राज्य के विस्तार के देखभाल हेतु उन्होंने एक शाही राजमार्ग बनवाया। और इस शाही राजमार्ग को, जिसे हम ग्रैंड ट्रंक रोड भी कहते हैं, वर्तमान में ये जो सड़क मार्ग है इसे 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम NH फर्स्ट और NH सेकंड के नाम से जानते हैं। वर्तमान में यदि देखा जाए तो ये जो रोड है मुख्य रूप से कोलकाता से दिल्ली तक, कोलकाता से दिल्ली तक और दिल्ली से आपके अमृतसर होते हुए पाकिस्तान के पेशावर नगर तक जाता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूर्वी क्षेत्र को उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से जोड़ने के लिए उस समय शेरशाह सूरी ने एक शाही राजमार्ग का निर्माण करवाया और वर्तमान समय में इसे 2 भागों में विभक्त किया गया है, NH फर्स्ट और NH सेकंड के नाम से। NH फर्स्ट जो आपके भारत के अंदर सीधे अमृतसर से दिल्ली तक आता है और देखा जाए तो ये वास्तव में अमृतसर से पाकिस्तान के पेशावर तक भी जाता है। और NH2 जो आपके दिल्ली से सीधे कोलकाता तक, इस तरीके से यह शाही राजमार्ग का निर्माण हुआ। इसी के बाद और भी भारत में कई महत्वपूर्ण सड़कों का निर्माण हुआ। भारत के अंदर सड़क मार्गों को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहले जो इसमें आता है राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा इसमें आता है राज्य राजमार्ग, तीसरा इसमें आता है जिला सड़कें, चौथा इसमें आता है ग्रामीण सड़कें, और 5वां इसमें आता है
सीमावर्ती सड़कें। इस तरीके से भारत में सड़क मार्गों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा राज्य राजमार्ग, तीसरा आपका जिला सड़कें, चौथा ग्रामीण सड़कें और 5वां सीमावर्ती सड़कें। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले महत्वपूर्ण जो पक्की सड़कों का निर्माण है वो शेरशाह सूरी ने किया। इसी वजह से शेरशाह सूरी को भारत में सड़कों के निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सड़कों के जन्मदाता निर्माता के नाम से इसको संबोधित किया गया है। वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रीय राजमार्ग ये भारत की सबसे महत्वपूर्ण सड़कें होती हैं और इनके निर्माण और रखरखाव का जो कार्य है मूलतः केंद्र सरकार के हाथ में होता है। केंद्र सरकार ही इनके रखरखाव और इनकी देखभाल और इनके नियंत्रण का कार्य करती है। वास्तव में 1950-51 में इनकी लंबाई की बात करें तो भारत में इनकी लंबाई 19,700 किलोमीटर के आसपास थी और जो वर्तमान में यानी कि लगभग देखा जाए तो अब लगभग 100,475 किलोमीटर ये लंबी सड़कें हैं। इस तरीके से भारत में राष्ट्रीय महामार्गों का जो विकास हुआ है वो सर्वाधिक रूप से हुआ है और राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई के मात्र 1.7% मानी गई है। देश में राष्ट्रीय महामार्गों के विकास के लिए कुछ परियोजनाएं भी चलाई गई हैं। कई बार एग्ज़ाम में आता रहता है क्वेश्चन कि देश में राष्ट्रीय महामार्गों के विकास के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं चलाई गई हैं। तो इसमें मूलतः जो परियोजनाओं की हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले एक आती है आपके स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना। एक आपके आती है गलियारा परियोजना, गलियारा परियोजना। और एक आपके आती है बॉट। इस तरीके से राष्ट्रीय महामार्ग के अंतर्गत उसके विकास के लिए भारत सरकार के द्वारा 3 परियोजनाएं चलाई गई हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना, दूसरी गलियारा परियोजना और तीसरी आपके बॉट परियोजना। सबसे पहले यदि बात की जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की महत्वाकांक्षा योजनाओं में से यह सबसे महत्वपूर्ण एक योजना है और इसके तहत लगभग 5,846 किलोमीटर लंबी है ना, 5,846 किलोमीटर लंबी 4-6 लेन वाला एक महत्वपूर्ण सड़क का निर्माण किया गया। और इस सड़क परियोजना के तहत दिल्ली के यानी कि भारत के जो 4 महत्वपूर्ण महानगर हैं इनको परस्पर जोड़ते हुए जो आपके दिल्ली को मुंबई से, मुंबई को चेन्नई से और चेन्नई को कोलकाता से, इस प्रकार से देश के 4 महत्वपूर्ण महानगरों को परस्पर जोड़ते हुए यह 4-6 लेन मार्ग का निर्माण किया गया जो लगभग 5,848 किलोमीटर लंबाई वाला है। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण और परियोजना गलियारा परियोजना, जिसमें उत्तर भारत के जम्मू कश्मीर को दक्षिण भारत में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ते हुए और इसी प्रकार से पश्चिम में गुजरात के पोरबंदर को पूर्व में असम के सिलचर से जोड़ने के लिए है ना, पोरबंदर
और असम में सिलचर। इसी प्रकार से कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए गलियारा परियोजना का निर्माण हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं बॉट परियोजना। देखिए बच्चों, समय के साथ इस योजना में कुछ परिवर्तन आया और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत एक विकासशील देश है और देश में मुख्यतः पूंजी के अभाव के वजह से इन सड़कों को सरकार ने कुछ निजीकरण के क्षेत्र में सौंपा गया और उसी के तहत इन सड़कों के विकास को ध्यान में रखते हुए, विकास को देखते हुए एक योजना शुरू की गई बॉट, जिसमें सबसे पहले यानी कि बनाओ बिल्ट, बनाओ ऑपरेट चलाओ और हस्तांतरित करो, हस्तांतरित करो। इस तरीके से एक योजना के तहत देश में सड़कों का विकास शुरू किया गया, अर्थात इसमें सड़क मार्गों पर भारी दबाव और सड़कों के विकास के बजट आवंटन को अपर्याप्त होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों के निजी क्षेत्र में सौंप दिया गया, जिसमें बनाओ चलाओ और हस्तांतरित करो की योजना को शुरू किया गया। इस तरीके से देश में राष्ट्रीय महामार्गों के विकास के लिए ये 3 परियोजनाएं चलाई गई। इसके बाद हम बात करते हैं राज्य राजमार्ग। राज्य राजमार्ग इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव का जो कार्य है वो राज्य सरकार के अधीन होता है और राज्य सरकारें इनके नियंत्रण, इनके देखरेख का कार्य करती हैं। ये सड़कें मूलतः देश के विभिन्न राज्यों को, उनकी राजधानी मुख्यालयों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं। और इसके बाद जिला सड़कों की हम बात करते हैं। जिला मुख्यालयों को जिले के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ने के लिए इन सड़कों का निर्माण किया गया है, जिन्हें हम जिला सड़कें कहते हैं। और इन जिला सड़कों की जो कुल सड़कों का लगभग 80% भाग ग्रामीण सड़कों के रूप में मिलता है ना, जो कि देश के सबसे अधिक भाग पर फैली हुई हैं और ये मूलतः विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती हैं। इसके बाद एक विशेष प्रकार की जो सड़कें हैं जिनको हम कहते हैं सीमावर्ती सड़कें। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में हुई और इस संगठन का जो उद्देश्य था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में किस प्रकार से सड़कों का विकास हो, सड़कों का निर्माण किया जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती सड़कों का निर्माण किया गया। और सीमा सड़क संगठन के द्वारा लद्दाख से लेह तक, है ना, लेह लद्दाख जो आपके कश्मीर में है, इन क्षेत्रों को परस्पर जोड़ने के लिए सबसे पहले भारत की एक महत्वपूर्ण, है ना, लेह से लद्दाख तक एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क का निर्माण किया गया और ये सड़क संसार की सबसे ऊंची और सबसे महत्वपूर्ण सड़क मानी जाती है। इस प्रकार से सड़कों का विकास हुआ। अब हम देखते हैं बच्चों कि सड़कों का महत्व क्या है ना। सड़कों के महत्व की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए अपेक्षाकृत सड़क मार्ग सबसे महत्वपूर्ण परिवहन का साधन है। उपभोक्ताओं के घर तक पहुंच, उबड़ खाबड़ विषम धरातल वाले क्षेत्रों में भी अपेक्षाकृत सड़क मार्ग महत्वपूर्ण परिवहन का साधन। कृषि के विकास में सहायक, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कृषि क्षेत्र में उत्पादित उत्पाद को विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, कृषि उपकरण, खाद, बीज आदि को लाने ले जाने के लिए लचीलापन। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़क मार्ग के द्वारा जो विशेष प्रकार की वस्तुओं, सामान, यात्रियों आदि को लाया ले जाया जाता है, उसमें सबसे बड़ी लचीलेपन की विशेषता पाई जाती है। अर्थात हम कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी माल को उतारा लादा जा सकता है। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं जैसे दूध, हरी सब्जी आदि को भी आसानी से पहुंचाया जा सकता है।
और कम दूरी के लिए सबसे आदर्श मानी जाती है। युद्ध काल आदि प्राकृतिक आपदा के समय भी लगभग इन सड़कों का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए भी ये सड़क मार्ग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस प्रकार से बच्चों, इस वीडियो में आप लोगों ने परिवहन की विधाएं और सड़क परिवहन के बारे में अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम लोग रेल मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।